हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट 1 को, जो क्या होने वाला है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। और उसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर में भी, उस हेडिंग में भी हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। साथ ही साथ में आपने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन के पास में, दोनों गैमेट एक दूसरे के पास आते हैं, दैट इज गैमेट ट्रांसफर होता है। पहले गैमेट्स का सिंथेसिस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, फिर होता है गैमेट का ट्रांसफर। जब गैमेट दोनों पास पास में आ गए तो फिर गैमेट्स का होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट, एंड जाइगोट के बाद होती है एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया सबसे पहले बनते हैं गैमेट्स। तो गैमेट्स का बनना क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स जब बन गए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, कौन से दो गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बन गए। अब सेकेंड स्टेप में जो होता है वो होता है गैमेट का ट्रांसफर। जनरली कौन किसके पास जाता है, जनरली मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है। थर्ड स्टेप में जो होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट फर्स्ट स्टेप में बने हैं वो क्या होगा, वो इधर आके फ्यूज हो जाएंगे, और जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा जाइगोट। तो फोर्थ स्टेप क्या हो गई, जाइगोट फॉर्मेशन। और उसके बाद में क्या होगा, जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। तो फिफ्थ स्टेप हो जाती है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या हो गई, एम्ब्रियोजेनेसिस। ये सारे इवेंट को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। फर्टिलाइजेशन के पहले वाले जो 2 पार्ट्स हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और जो फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गए, और फिर फर्टिलाइजेशन के जो बाद के इवेंट्स हैं वो क्या हो गए, वो हो गए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या हो गए वो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इज दैट क्लियर। तो हम कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कितने फेजेस में पढ़ते हैं, 3 फेजेस में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हम पहले पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस, सेकंड हम पढ़ते हैं गैमेट ट्रांसफर, थर्ड फिर सेकेंड स्टेप जो पढ़ी जाती है वो होती है फर्टिलाइजेशन। थर्ड स्टेप जो हम पढ़ते हैं, थर्ड फेज जो हम पढ़ते हैं वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें क्या पढ़ा जाता है, जिसमें पढ़ा जाता है जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। इज दैट क्लियर, ओके। तो अब आज जो मैं आपको पार्ट 1 में पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि कैसे मेल गैमेट बनता है। जो पार्ट 2 वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे कि कैसे फीमेल गैमेट बनता है। उसके बाद हम देखेंगे कैसे ये दोनों जो गैमेट्स बने हैं ये कैसे इनका ट्रांसफर होता है, फिर फर्टिलाइजेशन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसे क्यों स्पेसिफिकली मैंने बोला, क्योंकि क्लियर कट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा गया। और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। आपने ये पढ़ा है क्लास 11th में। ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एंजियोस्पर्म। तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्लावर पर इतना एम्फेसाइज क्यों किया जा रहा है बेटा, फ्लावर पे इतना एम्फेसाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का ऑर्गन कौन सा है प्लांट्स में, तो वो होता है फ्लावर। क्या होता है वो, फ्लावर। और फ्लावर कौन से प्लांट्स में होते हैं, फ्लावर मिलते हैं हमको एंजियोस्पर्म्स में। किस में मिलते हैं हमें, एंजियोस्पर्म्स में। तो एंजियोस्पर्म्स में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो वो होते हैं फ्लावर। इज दैट क्लियर, ओके। आगे अब हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो मैंने आपको क्या सिखाया, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स में क्या 2 इवेंट हम पढ़ते हैं। पहला इवेंट हम पढ़ेंगे
गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे हम? पहला इवेंट गैमेटोजेनेसिस। और सेकेंड इवेंट क्या होता है इसमें? सेकेंड इवेंट होता है गैमेट ट्रांसफर। क्या होता है सेकेंड इवेंट? गैमेट ट्रांसफर। तो आज का जो थीम है वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस। उसमें भी क्या है? मेल गैमेट का सिंथेसिस। ठीक है, आगे अब देखते हैं। Several hormonal and structural changes result in differentiation and development of the floral primordium. Inflorescences bear the floral buds and then the flowers. तो इसमें क्या बताया गया? देखो, इसमें ये बताया गया है कि प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। ये उसकी इस बात की तैयारी बहुत पहले से हो जाती है। इस बात की तैयारी कैसे पहले से हो गई? उसमें पहले से ही फ्लोरल प्राइमोडियम डेवलप होने लगता है। A floral primordium is kind of a precursor for flower. फ्लावर का प्रिकर्सर होता है फ्लोरल प्राइमोडियम। ओके, तो अब फ्लावर आएगा तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए पहले किसी भी प्लांट में क्या डेवलप होता है? फ्लोरल प्राइमोडियम। अब जब फ्लोरल प्राइमोडियम डेवलप हो गया, उस पर क्या आते हैं? इन्फ्लोरेसेंस, और इन्फ्लोरेसेंस पे आती हैं फ्लोरल बड्स, और फ्लोरल बर्ड्स से क्या बन जाते हैं? फ्लोरल बर्ड्स आगे चल के बन जाती हैं फ्लावर। और फ्लावर हमारे क्या काम के हैं? फ्लावर हमारे इस काम के हैं कि उसमें हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? यस। आगे देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आप बताओ क्या होगा? सोचो आप एक बार, क्या सोच पा रहे हो आप? अगर हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या चाहिए? एक मेल पेरेंट चाहिए और एक फीमेल पेरेंट चाहिए। और ये जो फ्लावर है ये होता है वो जगह जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब कि फ्लावर में एक होता होगा मेल पार्ट और दूसरा होता होगा फीमेल पार्ट। तो आइए देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है गाइनोशियम और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रोशियम। अब ये क्या होता है? गाइनोशियम और दूसरा एंड्रोशियम। तो किसी भी फ्लावर में 4 रोल्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? 4 रोल्स। ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। तो कितने रोल्स होते हैं? 4। रोल्स के नाम क्या होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो जो कैलिक्स और कोरोला होता है बेटा, वो क्या होता है? कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो एसेसरी पार्ट्स होते हैं, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। और जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं ये दोनों होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दोनों क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब ये किस में हेल्प करने वाले हैं? ये हेल्प करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। जो फ्लावर होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट। गाइनोशियम का क्या मतलब होता है? फीमेल पार्ट। गाइनोशियम मीन्स फीमेल पार्ट। और एंड्रोशियम का क्या मतलब होता है? एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल पार्ट। क्या मतलब होता है? एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल पार्ट। तो इसलिए हमने क्या सीखा? फ्लावर में होते हैं 2 पार्ट्स। पहला होता है गाइनोशियम जो होता है फीमेल पार्ट, और दूसरा होता है एंड्रोशियम, वो होता है मेल पार्ट। आगे देखते हैं। आगे अब हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं एंड्रोशियम। मतलब हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं मेल पार्ट की। तो सबसे पहले एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम बेटा एक होता है रोल। एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम इज अ रोल, कंप्लीट रोल। फ्लावर का एक रोल है, ठीक है। और रोल की होती है यूनिट। मतलब कि ये जो पूरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये क्या स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है। तो एंड्रोशियम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे बोला जाता है स्टेमेंस। क्या बोला जाता है उसे? स्टेमेंस। तो अगर मैं कभी आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चलिए बताइए व्हाट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा स्टेमेन। मेल पार्ट को हम लोग फ्लावर्स में क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं स्टेमेन। और ये किसकी यूनिट है? ये एंड्रोशियम रोल की यूनिट है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं आगे स्टेमेन का स्ट्रक्चर। आपके सामने ये जो डायग्राम है ये एक स्टेमेन का डायग्राम है। स्टेमेन्स कुछ हमें इस टाइप के दिखते हैं। ऊपर एक नॉब होती है और नीचे एक लंबी सी फिलामेंट होता है। तो जो ये ऊपर मैंने एक नॉब बनाया जो आपको इस डायग्राम में ये येलो कलर से दिख रहा है,
ये जो आपको इस डायग्राम में येलो कलर से ऊपर एक नॉब वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसको हम? एंथर। और जो ये ग्रीन कलर की लॉन्ग स्टॉक दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? फिलामेंट। तो मेल पार्ट क्या होता है? मेल रोल क्या होता है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है? एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमिन। स्टेमिन के फर्दर कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंथर, और नीचे एक लॉन्ग फिलामेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग एक स्टॉक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो क्या आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? अगर आपको कोई भी डाउट आता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग माई वीडियो और एनीथिंग, तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। एंड्रोशियम हमने डिस्कस कर लिया है। आगे अब हमें देखना है कि एंड्रोशियम क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रोशियम, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या होता है ये? मेल पार्ट होता है प्लांट का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ रोल ऑफ स्टेमिन। तो इसके जो पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमिन्स बोलते हैं। Their number and length are variable in different species. तो ऐसा नहीं होता कि अगर स्टेमिन किसी में मैंने बोला 1 है, सिंगल है, तो सिंगल स्टेमिन ही होगा। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग नंबर ऑफ स्टेमिन्स हो सकते हैं, कोई नंबर उनका फिक्स नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके। आगे अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द स्टेमिन। तो क्या 2 पार्ट्स होते हैं स्टेमिन के? ये तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेमिन के 2 पार्ट होते हैं। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट होता है लॉन्ग स्टॉक, और एंथर क्या होता है? जो ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है एंथर, और जो ये स्टॉक होती है ये क्या होती है? फिलामेंट। तो जो हमारी टिपिकल स्टेमिन होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम डिटेल स्टडी करते हैं किसकी? फिलामेंट की। तो फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। याद रखना है फिलामेंट के बारे में, जो स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। अब प्रॉक्सिमल एंड मीन्स पीछे वाला एंड, तो प्रॉक्सिमल एंड उसका कहाँ जुड़ा रहता है? अगर आप देखेंगे एक फ्लावर का डायग्राम, जैसे ये वाला जो डायग्राम यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे ये हो गया क्या? एंथर। ये जो लॉन्ग स्टॉक है ये क्या हो गई? फिलामेंट। और ये फिलामेंट का डिस्टल एंड हो गया और ये उसका प्रॉक्सिमल एंड हो गया। तो जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ये वाला पार्ट, ये कहाँ पे अटैच्ड है? ये अटैच्ड है आके पेटल्स पे। कहाँ अटैच्ड है? आके पेटल्स पे अटैच्ड है। इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ फ्लावर। क्लियर? यस। ये एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम बना हुआ है जिसमें हमें क्या दिख रहा है? जिसमें हमें चारों रॉल्स दिख रहे हैं। तो चारों रॉल्स एक बार फिर से देख लेते हैं। रॉल्स में ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? पेटल्स। ये है पेटल्स। ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं ये है सेपल, मीन्स ये है कोरोला, ये है कैलेक्स। फिर आपको जो बीच में ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये कौन सा पार्ट है? ये फीमेल पार्ट है, गाइनोशियम। और जो ये आपको दिख रहे हैं लॉन्ग स्टॉक एंड देन ऊपर नॉच, ये क्या है? ये मेल पार्ट है, स्टेमिन। ओके, और या फिर एंड्रोशियम। रॉल का नेम क्या है? एंड्रोशियम। अब में कितने पार्ट होते हैं? कितने पार्ट होते हैं जल्दी से बता दो स्टेमिन के। तो स्टेमिन के 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। पहला होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। अब हम आगे देखेंगे एंथर का डिटेल स्टडी। तो एंथर की डिटेल स्टडी में हमको करना होता है सेक्शन ऑफ एंथर की स्टडी। ये एक मेरा कंप्लीट एंथर था, मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन यहाँ से कर दिया है और अब मैं इसकी स्टडी करूँगी। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। एंथर होता क्या है? अगर एंथर की डेफिनेशन लिखने को कभी आए तो एंथर इज टर्मिनल एंड टिपिकली बायलोब्ड। अब बायलोब्ड से क्या समझ में आ रहा है? बायलोब्ड क्या समझ में आता है बायलोब्ड से? ईच लोब हैज 2 थीका। क्या लिखा हुआ है ये सब? बायलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 थीका। तो देखिए आपको ये जो कॉर्नर में एक डायग्राम दिख रहा है, अगर आपको देख पा रहे हो तो जो एंथर का क्रॉस सेक्शन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये जो 2 रिस्पेक्टिव फोल्ड होते हैं
ये कहलाते हैं लोब। तो आपको कितने लोब दिख रहे हैं? क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर में आपको कितने? आपको 2 लोब्स दिख रहे हैं। इसलिए एंथर को क्या बोला जाता है? इसलिए एंथर को बोला जाता है बाय लोब। क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर को बोला जाता है बाय लोब। ठीक है, ईच लोब हैज 2 थीका। अब थीका का क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं, अगर आप इस एक लोब की स्टडी करें, दिस इज अ सिंगल लोब, अगर आप इस सिंगल लोब की स्टडी करें तो आपको उसमें कितने स्पेसेस दिख रहे हैं? आपको उसमें एक पीछे का स्पेस दिख रहा है और एक आगे का स्पेस दिख रहा है। इसमें भी आपको एक पीछे का स्पेस दिख रहा है और एक आगे का स्पेस दिख रहा है। तो ये जो स्पेसेस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं हम इन्हें? थीका। तो हर एक लोब कैसा हो गया? डायथीकस। कैसा हो गया? डायथीकस, क्योंकि हर एक लोब में कितने थीका हैं? 2 थीका हैं, इसलिए वो हो गया डायथीकस। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि चलिए बताइए पूरा एंथर कितने थीकस होगा? डायथीकस होगा आंसर? नो, आंसर होगा टेट्राथीकस। एक लोब में होते हैं 2 थीका और अगर आप दोनों लोब में मिला लोगे तो टोटल 4 थीका। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? टेट्राथीकस। सिंगल लोब इज डायथीकस एंड कंप्लीट एंथर इज टेट्राथीकस। अब जो मैंने बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन बनाई है, तो इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन को हम बोलते हैं कनेक्टिव। जो क्या लिखा हुआ है? ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। तो बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है जो दोनों थीका को सेपरेट आउट करती है। क्या हो गया? इसमें 2 लोब हो गए और हर एक लोब में 2 हो गए थीका। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया हमें स्ट्रक्चर। अब हम आगे अगर देखें तो ये एक टिपिकल एंथर के क्रॉस सेक्शन आपके सामने ड्रॉ किया है। तो जब आप एक टिपिकल एंथर के क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो आपको ये क्या दिख रहे हैं? आपको ये और ये क्या हो गए? ये हो गई है एक लोब और ये हो गई है दूसरी लोब। और हर एक लोब में कितने थीका हो गए? हर एक लोब में 2 थीका हो गए हैं। कितने थीका हो गए? 2। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायथीकस। क्या बोलने लगते हैं? डायथीकस। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा मेंशन है। तो क्या मेंशन है वो? अगर आप हर थीका के अंदर देख रहे हैं तो आपको हर थीका के अंदर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो थीका होता है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं जिसे हम? माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन सैक। क्या बोलने लगते हैं हम इसे? पोलन सैक। अब आप बताओ पोलन सैक क्यों बोल रहे होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन बनने वाले हैं, इसलिए उसे क्या बोल रहे हैं? पोलन सैक। और पोलन सैक का ही दूसरा नाम क्या है? पोलन सैक का ही दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हर एक थीका में एक एक पोलन सैक प्रेजेंट होता है। यानी क्या प्रेजेंट होता है? एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। तो अगर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, चलिए बताइए कि एक जो अपना एंथर है उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? तो आंसर क्या देंगे आप? आंसर होगा 4। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है? पोलन सैक के अंदर क्या होता है? इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। क्या बनते हैं इसके अंदर? इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, ओके। आगे देखें अगर हम तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर में हमें क्या क्या दिखता है? फर्स्ट, इट इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कि नहीं होता है? ये देखिए, ये है आपकी आंखों के सामने टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। 4 कॉर्नर्स है ना, तो इसलिए इसको बोला जाता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। सेकेंड थिंग, कंसिस्ट 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। तो अभी आपको ये चीज़ बता दी गई है कि हर एक थीका में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। तो एक लोब में कितने हो गए? एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। टेट्रागोनल, हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पोलन सैक। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे जाके क्या बन जाएगा? ये बनने वाला है पोलन सैक। क्या बनने वाला है? पोलन सैक। एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन। तो क्या बोला गया है? ये जो पोलन सैक है ना, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन में है, ये आपको पूरी लेंथ ऑफ द एंथर पे मिलेंगे और इसमें क्या फिल होगा अंदर?
ऑब्वियस सी बात है इसमें अंदर फिल होंगे पोलन ग्रेन। ठीक है, क्लियर। आगे अब देखेंगे एंड्रोशियम के जो हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं उसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया हमने पढ़ा, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो अब जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, अब हम एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, क्या होता है उसकी बॉर्डर पे। जो आपने ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया ये पढ़े हैं ना, अब हम इस एक माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसमें कुछ लेयर्स होती हैं, दिख रही हैं आपको, कुछ लेयर्स दिख रही होंगी। देखिए इस डायग्राम में आपको इसको जूम आउट करके, जो इसकी लेयर्स है ना, इसको यहाँ पे जूम आउट करके दिखाया गया है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, क्या दिखाया हुआ है जूम आउट करके, उसकी लेयर्स। तो अगर सबसे बाहर देखेंगे, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। क्या नाम होता है उसका, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाली जो लेयर है जस्ट नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, वो कौन सी लेयर है, वो होती है एंडोथीशियम। कौन सी लेयर होती है, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर कुछ 2-3 लेयर थिक आपको दिख रही होंगी, 2 लेयर थिक दिख रही है मुझे तो वो कौन सी लेयर होती है, वो होती है मिडिल लेयर्स। कौन सी लेयर होती है, मिडिल लेयर्स। और मिडिल लेयर के भी अंदर जो ये वाली सेल्स की लेयर है जिसमें आपको बहुत डेंस सा साइटोप्लाज्म दिख रहा है, प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस दिख रहा है, ये कौन सी सेल्स होती हैं, ये कौन से सेल्स की लेयर होती है, ये होती है टेप्टम सेल्स की लेयर, जिसे क्या बोला जाता है, टेप्टम। तो बताओ जल्दी से, जो माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया उसकी कितनी लेयर्स हो गई, उसकी 4 लेयर्स हो गई। आउटर मोस्ट कौन सी होती है, एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडिल लेयर एंड फोर्थ इज टेप्टम। अब एंड्रोशियम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बोला हमें, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। देखा ना, ये सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर इन आउटलाइन, सर्कल होता है। साथ में इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, जिनके नेम क्या होते हैं, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर्स एंड देन टेप्टम। क्लियर, क्लियर, ठीक है। आगे, the outer 3 layer give protection and help in dehiscence of anther to release pollen। अब क्या लिखा हुआ है, चलो 4 लेयर के नाम तो पढ़ लिए कि हाँ मैम ये वाली 4 लेयर होती हैं, अब कुछ फंक्शन भी तो होगा ना। अगर 4 लेयर प्रोटेक्शन किसी चीज़ को दिया गया है तो क्यों दिया है, ऐसे तो नहीं दिया। नेचर में कुछ भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती, कुछ सोच समझ कर होती है। तो यहाँ पे जो आउटर 3 लेयर्स थी, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर्स, उनका काम क्या है, उनका काम होता है मेनली प्रोटेक्शन, और साथ साथ में सेकंड काम क्या होता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन। अब खुद सोचो आप, एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन बन गए हैं, अगर एंथर बर्स्ट नहीं हुआ, फटा नहीं, डेहस नहीं हुआ, तो क्या पोलन ग्रेन बाहर निकल पाएंगे, कभी भी नहीं निकल पाएंगे। तो इसीलिए एंथर का डेहिसेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि पोलन ग्रेन्स बाहर आ पाएँ। जब जैसे ही पोलन ग्रेन्स एंथर फटेगा वैसे ही पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे। तो ये आउटर 3 लेयर्स इस काम में हेल्प करती हैं। अब जो अंदर वाली एक लेयर रह गई मैम जिसका नाम टेप्टम था, तो फिर वो क्या करती है, तो वो क्या करती है, जो इनर मोस्ट लेयर टेप्टम है वो अंदर जो पोलन ग्रेन डेवलप होने वाले हैं ना इस पोलन सैक के, उनको न्यूट्रिशन देती है। क्या करती है, उनको न्यूट्रिशन देती है। तो चारों लेयर का काम जल्दी से सम अप कर लेते हैं। आउटर 3 लेयर क्या करती है, प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर, और जो इनर मोस्ट लेयर है टेप्टम, वो क्या करती है, वो पोलन ग्रेन्स जो ग्रो हो रहे हैं उनको नरिशमेंट देती है। क्लियर। अब ये एक टिपिकल एंड्रोशियम का क्रॉस सेक्शन का डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, जिसमें आपको 4 लेयर्स दिख रही हैं। सबसे पहले इसमें आपको दिख रही है एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम, एपिडर्मिस, और जो ये गैप होता है ना, ये जो गैप होता है, इस गैप को बोला जाता है स्टोमियम। क्या बोला जाता है, इस गैप को बोला जाता है स्टोमियम। ओके। अब अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में, तो cells of the tapetum contain dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus।
तो इससे क्या क्यों इंपॉर्टेंट है ये? आपने पढ़ा कि जो टेपटम वाली सेल्स की लेयर होती है वो हमारे जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं उनको न्यूट्रिशन देती है। तो न्यूट्रिशन क्यों दे पाती है? वो न्यूट्रिशन इसलिए दे पाती है, दिस इज द रीज़न, कि जो सेल्स होती हैं टेपटम की उसमें बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसमें न्यूक्लियस भी एक से ज़्यादा होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। तो इसीलिए वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट दे पाती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके स्कूल बोर्ड्स में कि क्यों, वाई टेपटम नरिशेस द, या फिर हाउ टेपटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न होगा डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस। In young anther, each microsporangium has a sporogenous tissue at center. It consists of compactly arranged homogeneous diploid cell. क्या मतलब है अब इसका? जो आपने ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़े हैं, इसके सेंटर में, यहाँ पर इसके सेंटर में एक डिप्लॉइड टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मीन्स 2N। यहाँ पे एक डिप्लॉइड टिश्यू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। और टिश्यू की सेल्स कौन सी हो गई? स्पोरोजिनस सेल्स। तो क्या हमें याद रखना है? हर माइक्रो, हमने अभी क्या पढ़ ली? लेयर्स पढ़ ली चारों। अब हम देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में क्या होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू किससे मिलकर बना है? डिप्लॉइड सेल्स हैं जिन्हें बोला जाता है स्पोरोजिनस सेल्स। अब ये स्पोरोजिनस सेल्स करती क्या है? ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये जो 4 हैं इसमें आपको चारों लेयर्स दिख रही हैं और सेंटर में आपको दिख रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसे क्या बोल दिया जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू का दूसरा नाम होता है पोलन मदर सेल। क्या बोला जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू का दूसरा नाम क्या हो गया? पोलन मदर सेल। अब मन में कभी क्वेश्चन तो आया होगा कि मैम मदर सेल क्यों? पोलन मदर सेल। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ ये ही वो टिश्यू है जिससे पोलन ग्रेन बनने वाले हैं, तो आप एकदम सही सोच रहे हैं कि हाँ स्पोरोजिनस टिश्यू ही वो टिश्यू है जिससे आगे चल के पोलन मदर सेल मतलब पोलन बनने वाले हैं। इसलिए उसका दूसरा नाम क्या हो गया? इसलिए उसका दूसरा नाम हो गया पोलन मदर सेल। As the anther develop, each sporogenous cell, माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल, उसको क्या बोलने लगते हैं? उसको हम लोग बोलने लगते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। तो आपने देखा जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल। क्या होगा उसमें? अंडरगोस मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसमें मियोसिस होगा और वो बनाएगा 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलते हैं जिन्हें? माइक्रोस्पोर्स। अब डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बहुत ईजी हो गया, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होना फ्रॉम पोलन मदर सेल, फ्रॉम पीएमसी। पोलन मदर सेल किसे बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू को, थ्रू मियोसिस। और डिवीजन कौन सा होगा? डिवीजन होगा मियोसिस, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब आपको सारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर हो गया कि ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है एंथर में, उसकी 4 लेयर्स होती हैं, उसके सेंटर में क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू में होता है मियोसिस और मियोसिस होके क्या बन जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये हमने सारा क्या पढ़ लिया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ आया आपको? आपको आया ही होगा समझ। अब आगे देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद जो माइक्रोस्पोर बन गए या फिर जो पोलन ग्रेन बन गए, माइक्रोस्पोर ही क्या है? पोलन ग्रेन, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम देख चुके हैं क्या होता है। अब आगे हमको देखना है कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर देखने से पहले, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर सी इन फ्यूचर डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन में। और कैसे? एंथर डिहेस होगा, ठीक है, डिहाइड्रेट होगा, उसमें से पानी पूरा इवापोरेट हो जाएगा और सारे माइक्रोस्पोर्स जो टेट्राड बना था ना, अब वो अलग अलग हो जाएंगे और मिलकर आगे चलकर बना लेंगे पोलन ग्रेन। Each microsporangium contain thousands of pollen grain. They are released
विद द डिहेसेंस ऑफ एंथर। अब जो पूरा अपना वो है एंथर, उसके में क्या फिल हो चुके हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन फिल हो चुके हैं। अब एंथर डिहेस होगी और सारे पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। तब हमें आगे चल के क्या पढ़ना चाहिए, हमें आगे अब पढ़ना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, अब हम आगे चल के पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये जो आपकी आंखों के सामने है, ये है एक पोलन ग्रेन। क्या है, एक पोलन ग्रेन। तो आप देख रहे हैं पोलन ग्रेन ऑलमोस्ट आपको स्फेरिकल दिख रहा है। इसमें आपको जर्म पोर दिख रहा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इंटाइन, एक्साइन, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। तो जो पोलन ग्रेन होता है, अब हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सबसे पहले एक आउटर लेयर होती है। ये आपको रेड रेड कलर की क्या दिख रही है, आउटर लेयर। आउटर लेयर का नेम होता है एक्साइन। क्या नाम होता है, एक्साइन। फिर एक आपको इनर लेयर दिख रही है, ये आपको एक इनर लेयर दिख रही है। तो इनर लेयर का नेम क्या होता है, इनर लेयर का नेम होता है इंटाइन। उसके बाद में आपको ये जो आउटर लेयर है ना, ये थोड़ी सी डिसकंटिन्यूअस दिख रही है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि बीच में देखो इसमें ब्रेक है ब्रेक, यहाँ पे इसमें ब्रेक है। तो जो आउटर लेयर है, जो एक्साइन लेयर है, और उसमें जो ब्रेक है, उसको हम लोग बोल देते हैं जर्म पोर। क्या बोल देते हैं हम उसे, जर्म पोर। बाकी अब अंदर आओ, किसी भी सेल के अंदर क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। तो जो हमारा पोलन ग्रेन होता है, उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि 2 सेल होती हैं। पहली एक छोटी सी नीचे सेल दिख रही है और ऊपर एक आपको बड़ा सा सेल दिख रहा है। तो जो ऊपर बड़ा सा सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। और जो नीचे एक स्पिंडल शेप का आपको एक सेल दिख रहा है, उसे क्या हम लोग बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर था, रिवाइज कर लेते हैं। आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन। आउटर लेयर जो होती है वो होती है डिसकंटिन्यूअस, उस पर प्रेजेंट होते हैं जर्म पोर। अंदर की बात करें साइटोप्लाज्म, तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक बड़ा सा सेल जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और नीचे एक छोटा सेल जिसे बोला जाता है जनरेटिव सेल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ये एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपने अभी देखा। अब आगे हम बात करें तो जनरली कैसा होता है पोलन ग्रेन, स्फेरिकल होता है। डायमीटर इज 20 to 50 mm। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राउंड में कौन सा जो स्फेरिकल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे पूरा सराउंड करके रखती है। पोलन ग्रेन हैज 2 लेयर्ड वॉल। 2 लेयर्ड वॉल होती है, जिसमें से आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एक्साइन, एंड इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन। ठीक है, ये आपने देख लिया है डायग्राम। एक बार डायग्राम की स्टडी और कर लेते हैं। ये एक्साइन है, ब्लैक लेयर, देन अंदर वाली लेयर इंटाइन है, बाहर जर्म पोर दिख रहा है, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और ये जो रेड कलर का है दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो ये रेड कलर का थोड़ा फ्लैटेंड सा दिख रहा है दिस इज जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। अब अगर हम बात करें एक्साइन की, तो जब मैं बोल रही हूँ इतनी देर से कि एक्साइन जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, तो मन में सवाल तो हो रहा होगा कि जर्म पोर प्रेजेंट क्यों है आखिर एक्साइन में। तो आइए उसका रीजन देखते हैं। जो एक्साइन होती है वो हार्ड आउटर लेयर होती है जो कि बनी हुई होती है स्पोरोपोलिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किसी भी एग्जाम में, कि जो एक्साइन होती है पोलन ग्रेन की वो किस सब्सटेंस की बनी होती है। तो ध्यान रखिएगा वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की। अब स्पोरोपोलिन के बारे में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया ये, क्योंकि जो स्पोरोपोलिन होता है वो हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो अभी हम अर्थ पर जिसे जानते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि चलिए बताइए हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर जो अर्थ पर एग्जिस्ट करता है वो क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा स्पोरोपोलिन। ठीक है, इट कैन विथस्टैंड, वो क्या क्या कर सकता है, हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को टॉलरेट कर सकता है, एल्कलीज को टॉलरेट कर सकता है। एंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलिन। तो अब जब एंजाइम्स या कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई सा टेम्परेचर, कुछ भी स्पोरोपोलिन को तोड़ नहीं सकते थे, तो आप खुद सोचो अगर पोलन ट्यूब को डेवलप होना होता पोलन ग्रेन से तो फिर वो कैसे डेवलप हो पाता। तो इसीलिए क्या हुआ, वो जो एक्साइन लेयर थी ना वो कंटिन्यूस नहीं थी, उसमें बीच बीच में ब्रेक थे जिसे हम बोलते हैं जर्म पोर। तो मतलब कि जर्म पोर पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता और वहाँ से क्या डेवलप हो जाता है, वहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाता है। एक्साइन हैज़ अ अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। तो एक्साइन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जर्म पोर, जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। और क्यों एब्सेंट है, ताकि वहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो पाए। ठीक है,
तो ये था एक्साइन का स्ट्रक्चर। अब अगर हम देखें एक्साइन में और क्या होता है, तो पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी भी आप अगर देखोगे ना तो कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पोलन ग्रेन आज भी प्रिजर्व्ड हैं, और सिर्फ रीजन क्या है, रीजन ओनली एंड ओनली स्पोरोपोलिनेन। तो क्या लिखा हुआ है, पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनेन। वो जो स्पोरोपोलिनेन है ना आउटर लेयर, वो इतना हार्ड है कि उसको कुछ होता ही नहीं है, तो वो इतने सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है और वो क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं। एक्साइन एग्जिबिट्स पैटर्न्स एंड डिजाइन, और जो हमारा एक्साइन होता है वो अलग अलग शेप साइज का हो सकता है। अगर अब हम बात करें इंटाइन की, तो इंटाइन क्या थी, इंटाइन इज इनर वॉल, ठीक है। इंटाइन इनर वॉल थी, थिन थी और कंटिन्यूअस थी। एक्साइन कैसी थी, थिक थी और डिसकंटिन्यूअस थी। डिसकंटिन्यूअस क्यों थी, उस पर जर्म पोर प्रेजेंट थे। आगे कंटिन्यूअस होती है, और ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की। और एक्साइन किसकी बनी हुई थी, स्पोरोपोलिनेन की। और ये होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की। आगे अगर हम देखें, मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन 2 सेल। कितनी सेल्स होती हैं उसमें, 2 सेल। पहली होती है वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल क्या होती है, अभी देखा था हमने, बहुत बड़ी होती है। इट इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियर। तो जो बड़ी सी ऊपर सेल थी, ये वाली बड़ी सी ऊपर जो सेल थी, ये कौन सी थी, वेजिटेटिव सेल। और इसमें क्या होता है, बहुत सारा फूड स्टोरेज होता है, और साथ साथ में इसका न्यूक्लियस भी इरेगुलर होता है। और जो सेकंड नंबर की सेल है, जो नीचे स्पिंडल शेप की आपको बता रही हूँ मैं, छोटी सी सेल है, वो उस सेल का नाम क्या होता है, जनरेटिव सेल। इट इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। तो उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा छोटा होगा, छोटा तो नहीं होगा बट हाँ थोड़ा सा नॉर्मल साइज का होगा, वेजिटेटिव से तो छोटा ही होगा, और साथ साथ में इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। अब ये हो गई 2 सेल्स। अब ये दोनों सेल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो दोनों सेल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। जनरली पोलन ग्रेन के अंदर आपको कितनी सेल्स दिख रही है, 1 और 2 सेल्स दिख रही है। पहली हो गई वेजिटेटिव सेल और दूसरी हो गई जनरेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल है इसमें डिवीजन होता है और आगे जाके ये बना लेती है 2 मेल गैमेट्स। क्या बना लेती है, 2 मेल गैमेट्स। तो पोलन ग्रेन जो होता है उसे हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जिस पर गैमेट डेवलप होते हैं। तो अगर मेरा क्वेश्चन है मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो आपका आंसर होगा पोलन ग्रेन। और अगर मैं पूछूंगी मेल गैमेट कैसे डेवलप हुआ, तो आप बोलोगे पोलन ग्रेन से, उसकी भी जनरेटिव सेल से। कितने पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं, कितने मेल गैमेट डेवलप होते हैं, 2। तो अगर मैं बोलूं ये 2 मेल गैमेट डेवलप नहीं हुए, अभी मैं हटा देती हूँ, नहीं हुए हैं डेवलप, तो क्या होगा, तो ये होगा कि अभी ये 2 सेल स्टेज है, और अगर इसमें डिवीजन हो गया तो आप पोलन ग्रेन कितनी सेल बन जाएंगे, अब ये 3 सेल स्टेज हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है ओवर 60% एंजियोस्पर्म। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं पोलन ग्रेन, और अदर 40% में क्या होता है, उसमें जनरेटिव सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है माइटोसिस से और 2 मेल गैमेट बना देती है, 3 सेल स्टेज बन जाता है। आगे देखते हैं अब हम, तो हमने देखा कैसे मेल गैमेट्स बन गए। आगे अब हम देखते हैं द शेड पोलन ग्रेन हैव लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी। अब जो पोलन ग्रेन बन गए हैं उनको अब क्या होना है, सेकेंड स्टेज गैमेट ट्रांसफर। उनको ट्रांसफर होके जाना है फीमेल गैमेट के ऊपर, फीमेल पार्ट के ऊपर जो होती है स्टिग्मा। इसके पहले, किसके पहले, कि उनकी डेथ हो जाए, वो मर जाए, उनकी वायबिलिटी चली जाए, उसके पहले उनको स्टिग्मा पर जाके लैंड करना है। The viability period of pollen grain is variable. It depends on temperature and humidity. तो जो viability period होता है वो अलग अलग हो सकता है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ सम सीरियल्स, अगर कुछ पोलन ग्रेन्स की बात करें जैसे राइस, व्हीट एटसेट्रा, इसमें 30 मिनट्स तक रहता है पोलन ग्रेन वायबल। और अगर दूसरे मेंबर्स की बात करें जैसे लेग्यूमिनेसी, रोजिएसी, सोलेनेसी, अगर इन फैमिलीज की अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन कुछ मंथ्स तक वेरिएबल रहता है, वायबल रहता है। तो इसका ये मतलब है कि वायबिलिटी पीरियड वेरी कर सकता है।
आगे अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन कि अब जो ये पोलन ग्रेन है इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो भैया देखिए ये बहुत ज़्यादा होते हैं रिच इन न्यूट्रिएंट और इसीलिए इनको यूज़ करा जाता है एज टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स। पोलन टैबलेट्स, सिरप्स इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। जो एथलीट्स होते हैं ना वो पोलन की टैबलेट्स लेते हैं और जो रेस हॉर्सेस होते हैं ना उनको भी दिया जाता है। क्यों? ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, वो तेज़ी से अपना काम कर पाएँ। आगे they are stored for years in liquid nitrogen -196 डिग्री सेल्सियस। they are used as pollen banks in crop breeding program। जैसे कि कभी कभी हाइब्रिड एनिमल्स क्रिएट करने होते हैं तो उसके लिए कुछ प्लांट्स के पहले से ही पोलन ग्रेन को कलेक्ट करके रख लेते हैं, जिसके कारण कभी हमें कोई हाइब्रिड प्लांट्स क्रिएट करना है, ऐसा एनिमल्स के केस में भी किया जाता है। अगर हमें कभी कभी हाइब्रिड प्लांट क्रिएट करना है तो हमारे पास पहले से स्टोर्ड पोलन हो। और पोलन को कैसे स्टोर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन पर उसे स्टोर किया जाता है, जिन्हें बोला जाता है पोलन बैंक्स। Pollen grain of some plant, example Parthenium or carrot grass, are allergic for some people. It leads to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis, etc. अब पोलन ग्रेन ऐसा नहीं है अभी देखा हमने कि टैबलेट्स खाते हैं तो इसका मतलब फ़ायदा ही करते हैं। कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनसे एलर्जी हो जाती है। वो उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। तो उनसे कुछ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं जिसका एग्जाम्पल क्या क्या है? एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ओके, तो पोलन ग्रेन हार्म भी कर सकते हैं। लास्ट में आप ये जो देख रहे हैं ये एक टिपिकल ओवरी का आपको एक्सप्लेन किया गया है। मतलब अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं टिपिकल फीमेल पार्ट का एक्सप्लेन किया है। तो अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एवरीथिंग अबाउट मेल पार्ट। अब जो हम सेकेंड वीडियो पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर की वो हम पढ़ेंगे मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।